हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रीमर क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी की चैप्टर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो चलो देखते बच्चों, हेडिंग क्या है कि क्या बताती हमें किताबें और कब्रें। यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि कुछ हिस्टोरिकल चीज़ है जो कि रिकॉर्डेड है किताब और कब्र में। यानी कि किताबें और कब्रें तो क्या बताती है, तो इसमें इस चीज़ का रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है। वो स्टोरी मतलब एक समराइज्ड है जो बता रही है कि पूरे बुक्स में, मतलब इस चैप्टर में जो लिखा गया है उसको एक स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन किया गया कि छोटे से स्टोरी में क्या बताया गया। देखो, पुस्तकालय में मेरी जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था। वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी संग्रह है। यानी कि ये बता रहा है कि क्लास में बेल बजी होगी तो टीचर ने बोला कि चलो बच्चों आज लाइब्रेरी चलते हैं। तो वहाँ मेरी ने देखा कि हमारी क्लासरूम से भी बहुत बड़े लाइब्रेरी है। तो क्लासरूम से बड़ी होगी क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं और बहुत सारी बुक्स रहती। तो मेरी देख करके कन्फ्यूज हो गई, इतनी सारी बुक्स है, तो मतलब रैक भरे। तो एक कोने में एक लाइब्रेरी एक गोदरेज थी जिसमें उस अलमारी में उन्होंने देखा कि मतलब बहुत सारे बुक्स है। तो उसमें टीचर ने बोला क्या कि वो अलमारी में जो भी बुक है वो मतलब धर्म से जुड़ी बुक है। ठीक है, तो अब देखो कि धर्म से जुड़ी बुक है और जिसको वेदों का भी संग्रह है, जिसमें क्या है, वेदों का भी संग्रह है। तो फिर मेरी सोचने लगी वेद है क्या, चलो पता लगाए। अब मेरी क्या सोचने लगी कि वेद है क्या, चलो इसको पता लगाते हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या है। ओके, तो देखो कि यहाँ पे क्या है टॉपिक, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा, है ना। सुना तो है ही वेदों के बारे में। जैसे वेद कितने हैं बच्चों, वेद हैं 4। ठीक है, पहला है ऋग्वेद, पहला कौन सा है, ये है। दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और जो चौथा है ये है अथर्ववेद। तो वेद कितने टोटल बच्चों, 4 है। तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद और तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। कब हुई है, 3500 साल पहले हुई है। ठीक, 3500 साल पहले हुई है किसकी, ऋग्वेद की। यानी कि सबसे जो पुराना है वो कौन सा है, वो है ऋग्वेद है। ठीक, सबसे पुराना वेद है, याद रखना बच्चों। चलो अब देखते हैं ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। तो हम लोग जो प्रेयर करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, है ना, जो प्रेयर करते हैं उसको उसको एक मिनट, हाँ देखो, जो प्रेयर करते हैं उसको क्या कहा गया है, सूक्त कहा गया है। उसको क्या कहा गया है, सूक्त कहा गया है। ये एग्जाम में पूछता है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त थे। तो सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया, अच्छी तरह से क्या किया गया, यानी कि बोला गया। ओके, चलो, ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ये विभिन्न देवताओं के स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। 3 देवता कितने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला अग्नि, दूसरा इंद्र, तीसरा सोम। इंद्र अग्नि सोम, इंद्र अग्नि सोम। बच्चों याद कर लो कि पहला बोला गया कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जो कि कितना साल पुराना है, 3500 साल पुराना है, जिसमें कि
इसमें प्रार्थनाएं जो हैं उस प्रार्थना को सूक्त कहा गया, और जिसमें कि विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला है अग्नि, दूसरा है इंद्र, तीसरा है सोम। चलो, अग्नि आग के देवता को, अग्नि किसको बोलते हैं? आग के देवता। इंद्र युद्ध का देवता, और सोम एक पौधा। देखो एक चीज़, आग जो आग जलाते हैं तो उसमें उस उसके आग के भी देवता होते थे। उस देवता को क्या कहते हैं? अग्नि कहते हैं। और इंद्र युद्ध का देवता होता है। जो युद्ध सब जो होते हैं ना, तो उसमें इंद्र, तो इंद्र भगवान किसके देवता है? युद्ध के देवता है। और सोम किसका? एक पौधा का, जिसमें एक खास पेय बनाया जाता है, जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। चलो, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की है? ऋषियों ने की है। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। यानी कि बच्चे को क्या कराते थे? याद वगैरह कराते थे। एकदम सस्वर पाठ के द्वारा एकदम अच्छे से उसको बताते थे। अक्षर, शब्द, वाक्य अच्छे से बांट करके उसको समझाते थे। ठीक। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। यानी कि बहुत सारा प्रार्थना वो जो लिखा हुआ था, उसमें जो सूक्त लिखे हुए थे, उसको सीखने और सिखाने वाले भी पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। उसमें क्या क्या है? महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तो ये पूछेगा कि ऋग्वेद के टाइम में जो उस भाषा का यूज किया गया वो कौन सी? संस्कृत या वैदिक संस्कृत। ठीक। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। थोड़ी, जैसे हिंदी बोलते हैं तो सबका हिंदी बोलने का तरीका भी अलग है बच्चों, है ना? थोड़ा तरीका अलग है। जस्ट वैसे ही कि मतलब संस्कृत भी अलग अलग तरह के भी होते हैं। ठीक, वही बता रहे हैं कि थोड़ा भिन्न है। अभी अपन जो बोलते हैं उससे थोड़ा भिन्न है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत और अन्य भाषाएं। देखो, संस्कृत भाषा यूरोपीय नहीं, ये लिखा है भारोप्य, यानी कि भारत और यूरोप। ठीक है। संस्कृत भाषा भारोप्य, भारत यूरोप भाषा परिवार का हिस्सा है। यह संस्कृत ना केवल भारत का बल्कि यूरोप और इंडिया दोनों का हिस्सा है। कौन सा? संस्कृत भाषा। कौन सा? संस्कृत भाषा। ओके। भाषा की कई भाषाएं हैं। भारत की कई भाषाएं हैं। असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं हैं। जैसे कहने का मतलब है भारत में भी कई भाषाएं हैं, जैसे कि असमिया बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, कश्मीरी बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, एशियाई बोलते हैं, बहुत सारी भाषाएं जैसे फारसी। ठीक। अब देखते हैं यूरोप में भी केवल इंग्लिश बोली जाती है, वहाँ पे भी बहुत सारी भाषाएं हैं। तो यूरोप का भाषा देखते हैं। अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। यानी कि है तो बहुत सारे भाषाएं, लेकिन एक भाषा इसलिए कहा जाता क्योंकि स्टार्टिंग में ही कई शब्द एक जैसे ही थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत वर्ड है, माँ हिंदी वर्ड है, मदर अंग्रेजी शब्द है। ठीक है। को देखो, क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? तो वही बोल रहा है कि देखो एक ही टाइप का है। तो देखो आगे क्या लिखा है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बती बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। ये यानी कि क्या कह रहा? पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत की कई अन्य हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है।
आगे देखते हैं, उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुना है, उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। चलो, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वो लिखी और छापी गई है। हम मतलब अभी अपन मान के चलो ये सिक्स क्लास की अभी एनसीईआरटी चल रही हमारी हिस्ट्री की, तो इसमें लिखी है छपी है तभी तो अपन रीड कर रहे हैं, है ना। तो ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। यानी कि यहाँ पे ये बोल रहा है ये पढ़ा नहीं जाता था, ये उच्चारण किया जाता था। देखो आगे लिखा है, रचना की कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल बाद पहले हुआ। यानी कि पहले बोला जाता था, श्रवण किया जाता था, ठीक, सुना जाता था, उच्चारण किया जाता था, लिखा हुआ नहीं था। ये तो बाद में हुआ ना, 200 साल बाद, ठीक। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? चलो, इतिहासकार इसका अध्ययन कैसे करते हैं, समझ आया ना बच्चों? क्या लिखा है यहाँ कि इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। यानी कि ठीक है, इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। क्या है? वार्तालाप। जैसे कि को बहुत सारा प्रार्थना जो उसमें लिखा गया है, सूक्त जो लिखा गया है, वार्तालाप मतलब बातें जो कर रहे थे। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ व्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। मतलब ऋग्वेद में बताया जा रहा है कि बहुत सारा ऐसा भी अध्ययन किया गया है कि कुछ सूक्त मतलब वार्तालाप जो कर रहे हैं उस चीज़ को प्रिंट किया गया है। समझ आया? यानी कि देखो, विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित, देवियों के रूप में कौन सी पूजित है? दो नदी व्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसे सूक्त का अंश है। बोल रहा है इन दो नदियों का मानचित्र वन पृष्ठ में खोजे तथा फिर पढ़े। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, ऋग्वेद देखो एक पन्ना दिखाया गया कि पांडुलिपि है, वो जो हाथ से लिखे रहते थे ना, वो दिखाया गया है कि कैसे मतलब ऋग्वेद उस टाइम कैसे लिखा गया था, बाद में जो संकलन हुआ है, ठीक। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई। कहाँ पाई गई है? कश्मीर में पाई गई है, ठीक, कश्मीर में पाई गई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद का पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में एक पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में ये संरक्षित है, रखा गया रिकॉर्ड के तौर पे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि विश्वामित्र और नदियों का जो ये जो वार्तालाप हो रहा था, जो ऋग्वेद में मतलब वार्तालाप को भी लिखा गया है, तो देखते क्या है इन लोगों के बीच क्या बातें हुई है। विश्वामित्र, हे नदियों, यानी कि देवी को संबोधित कर रहा है, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ी से नीचे आओ। समझ आ रहा है? मतलब बुला रहा है, ठीक। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फुट तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। फिर नदियाँ बोलती है, फिर क्या बोल रही है? फिर नदियाँ बोल रही है, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है, ठीक। जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता है। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो विश्वामित्र क्या कह रहे हैं, सुनो। हे बहनों, ठीक है, देवियों से बात कर रहे हैं। हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो।
मुझ गायक की प्रार्थना सुनो, मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ, कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। यानी कि विश्वामित्र दूसरे जगह जा रहे हैं, ठीक, तो वही बोल रहे कि आराम से। नदियाँ कह रही है, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं, अब देखो इतिहासकार क्या बता रहे हैं, देखो इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती है। लॉजिक सी बात है, जो नदी के बारे में जो जिक्र हो रहा है, कौन सी नदी के बारे में हो रहा था, व्यास और सतलज। तो ये जो जिक्र हो रहा है किसके द्वारा, विश्वामित्र द्वारा, ठीक है। ये जो देवी से कर रहे हैं, जो बहन से कर रहे हैं, तो ये उस क्षेत्र में ही रचा हो गया होगा। ये जो वार्तालाप हुआ उसी क्षेत्र में हुआ होगा। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़े और गायों की बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियाँ की तुलना घोड़े और गायों से की गई है। समझ आया? यानी कि यहाँ पे क्या गया कि दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। समझ आया? ऋग्वेद की प्रार्थना में अन्य दूसरी नदियों को खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। गंगा और यमुना का उल्लेख कितना बार हुआ है? ये एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि कितने बार हुआ है। तो गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ कितना बार हुआ है? एक बार हुआ है। चलो, मवेशी, घोड़े और रथ, ठीक, अपने को ये टॉपिक देखनी है। चलो, ऋग्वेद में मवेशी, घोड़े और रथ, ठीक। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की जाती थी। यानी कि खास करके किसका? पुत्र का, मवेशी का, घोड़े का, तो बहुत प्रार्थना किया जाता था, ठीक। घोड़े को लड़ाई में रथ खींचने का काम में लाया जाता था। यानी कि जब कभी वार होता था ना, तो उस टाइम क्या किया जाता था? रोकने के लिए लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। और इन लड़ाइयों में क्या होता था? मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता था। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। मतलब युद्ध में जो जीतते थे ना, इन लोग क्या कर लेते थे? कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों को बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। यज्ञ में किसकी आहुति? आग की आहुति दी जाती थी। यह आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वैसे ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। अब देखो क्या है, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। ओके, क्या है लिखा? लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को लिखा। ऐसे दो शब्द है जिसका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, देखो। यानी कि किसके आधार पर किया गया है? काम के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता है, पुरोहित, ये जानेंगे पंडित सब जो होते हैं,
पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता है तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग क्या होते थे? राजा। दूसरा क्या होता था? राजा। यानी कि दो समूह में बांटा गया है, जिसका पुरोहित जिसे ब्राह्मण कहा जाता था, जो यज्ञ वगैरह कराते थे, अनुष्ठान कराते। दूसरा राजा, जो मारपीट मतलब क्षत्रिय टाइप। ठीक, ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी। यानी कि ये हम लोग जो बोले क्षत्रिय, क्षत्रिय इन द सेंस उस टाइम में मतलब ऐसा राजा नहीं था जो कि बड़ा बड़ा महल, बड़ी राजधानी, ऐसा कुछ नहीं था। ना कि ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। समझ आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये बताया जा रहा काम के आधार पर किया जाता था वर्गीकरण, ना कि राजा का बेटा राजा होगा। ओके। जनता के पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, जन। ठीक। दूसरा था विश्व, जैसे वैश्य शब्द का है। इस विषय में तुम अध्याय 5 में पढ़ोगे। तो इसको हम लोग कितने चैप्टर में पढ़ेंगे? चैप्टर 5 में पढ़ेंगे इसको। ठीक, कि विश्व किसको कहा जाता था, यानी कि वैश्य। और उसके बाद दूसरा जन। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश्व, भरतजन विश्व, यदुजन विश्व ऐसे उल्लेख मिलते हैं। मतलब ऐसा नाम है। देखो कि जैसे कि देखो यहाँ पे अपन एक विश्व देखे, दूसरा क्या देखे? जन और विश्व। तो एक नाम देखो पुरुजन में क्या आ रहा है? जन आ रहा है। एक है विश्व में विश्व आ रहा है, भरतजन यानी कि जन आ रहा है, विश्व फिर विश्व आ रहा है, यदुजन या विश्व यानी कि जन और विश्व। तो ऐसा रखा गया था। ठीक, चलो तुम इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लग रहा है, बताओ इसमें से कोई नाम सुने हो? कभी सुने हो? दादा दादी इन लोग कभी बताए हो? नहीं या हाँ? चलो कोई नहीं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। सॉरी, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। यानी कि इसकी जो रचना की ना, वो खुद को क्या बोलते थे? आर्य कहते थे। तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। जो मतलब इनका विरोध करता था, किनका? ये आर्य का। ये इनका अगर कोई विरोध करता था तो उसको क्या कहते थे? दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। दस्यु क्या करते थे? यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग, इसका दासी हो जाएगा। दास का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? दासी। शब्द का मतलब गुलाम हो गया। बाद में इसका मतलब क्या हो गया? गुलाम। तो ये जो दास शब्द है, ये स्टार्टिंग में मतलब इसका ऐसा कोई नहीं था कि हाँ मतलब गुलाम, स्टार्टिंग में नहीं था। स्टार्टिंग में दास का मतलब क्या था कि जो आर्य के विरोध थे, जो विरोधी थे, तो उसको दास। तो बट धीरे धीरे इसका मतलब क्या हो गया? धीरे धीरे इसका मतलब हो गया गुलाम। ठीक, गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वो सब करना पड़ता था। यानी कि बाद में क्या, युद्ध वगैरह में इन लोग को जीत लिया जाता था, फिर इनके जो मालिक उनको जो भी काम बोलते थे उनको ये करना होता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हुई, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। चलो देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा था। तो खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। तो एक देखते हैं, एक कहानी है महापाषाण की, खामोश प्रहरी। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। तो एक चित्र है, देखो
ये ठीक दिख रहा, देखो। चलो देखते हैं क्या लिखा है। यह शिलालेख यह शिलालेख महापाषाण, महा मीन्स क्या होता है, बड़ा, और पाषाण मतलब पत्थर, बड़ा पत्थर नाम से जाने जाते थे, महापाषाण। ठीक, ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 300 साल पहले से शुरू हुई। ऋग्वेद में अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 3500 साल पहले। यहाँ क्या बता रहा है, 3000 साल पहले। 300 बोल दी क्या मैं, नहीं 3000 साल पहले महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग कब, 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्व भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। क्या प्रचलित थी, वही बता रहा है, शिलाखंड का एक महापाषाण जो क्या नाम से जाने जाते थे, वही खामोशी पहाड़ी की कहानी बताया जा रहा है। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में देखिए। मानचित्र 2, चलो। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर दिख जाते थे। देखो दिख रहा, ओके। इस देखो ये मानचित्र पे क्या लिखा है, इस तरह के महापाषाण को ताबूत सावधान यानी कि शिष्ट कहा जाता। ताबूत सावधान यानी कि शिष्ट। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख, जो शायद पत्थरों से बड़े बने हुए कमरे में जाने का रास्ता हो, इसके बारे में ये बताया जा रहा है। ओके, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। गोलाकार, देखो राउंड 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 सा दिख रहा। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। तो कई बार क्या होता है, अकेला। तो इसमें से कौन सा दिख रहा है मुझे, तो बहुत इधर इधर कॉर्नर में देखो ये दिख रहा। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये कई एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। ठीक, महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्य की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढो कर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना, ये एक बता रहा है। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। इन सब कब्रों में क्या है, कुछ समानता है। समानता, मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तन। तो इन सब कब्रों में कुछ समानताएं दिखाया गया है। सामान्यता क्या है, मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर, काले क्या लिखा है, काले लाल मिट्टी के नाम से जाना जाता था, ब्लैक एंड रेड। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और समान तरह पत्थर तथा सोने के गहने, मतलब ये सब मिले हुए हैं कब्र में। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, बाई और घोड़े के लिए सामान, और नीचे बाई और कुल्हाड़ियाँ, नीचे एक कटार, देखो कटार तो अब क्या है अपने को पढ़ना, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना, यानी कि वेद का जो अभी तो हम लोग वेद वगैरह पढ़ रहे थे, वेद और कब्र, उसी का रिकॉर्ड, उसमें क्या क्या लिखा था। तो आगे देखते हैं, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की रही होगी। ठीक, कंकाल के साथ मान के चलो कोई आदमी है ऐसे करके सोया हुआ है कब्र में। ठीक,
तो इसके साथ कभी बहुत सारे, कभी कुत्ता भी दफना देता था, यानी कि कभी इंसान के साथ उसके जवारात, सोने चांदी जो भी होंगे, उसके खाने पीने के सामान, घोड़े के कंकाल, हथियार जो भी मिले हैं, तो उससे ये बताया जाता कि ये सामान इसी इंसान का होगा, ये सामान किसका होगा, इसी इंसान का होगा। ओके, तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ यह पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती है। अब देखो, किसी के पास ज़्यादा सामान होगा तो वो ज़्यादा लेके जाता होगा, किसी के पास कम सामान होगा वो कम सामान लेके जाता होगा। ठीक, इससे यही पता चलता है कि उसका इकोनॉमिक लेवल, और क्या है ना। मानचित्र 2 पर पृष्ठ 13 पर देखेंगे, ब्रह्मगिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनक्के और शंख पाए गए। भाई साहब, 33 सोने के मनक्के और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। इट मीन्स उसके पास इकोनॉमिक, वही ना कंडीशन देख सकते हैं कि जो अमीर होगा उसके पास ज़्यादा चीज़, जो गरीब होगी उसके पास कम होगी। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। देखो क्या लिखा है, सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे उसके अनुयायी। अब देखो क्या लिखा है, कुछ कब्रें खास परिवारों के लिए थी। ये बताया जा रहा है कि क्या कुछ कब्रें खास परिवारों के लिए थी। तो अब तो पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। कभी कभी महापुराणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। महापाषाण जो अभी पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या लिखा है, एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह भी दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोग एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वालों को पोर्ट होल के रास्ते कब्र में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाना दोबारा आ सकते थे। यानी कि कोई मान के चलो पहले मर गया है तो बट यहाँ पे ऐसे करके रास्ता है, ऐसे करके गोला गोला कुछ ऐसे करके स्पेस भी दिया हुआ है, तो इन लोग क्या करते थे, इसको मान के चलो इसको हटा देते थे, ऐसे करके जाते थे, यहाँ पे जगह रहता था, यहाँ पे इसको दफना देते थे। यानी कि एक साथ ऐसे करके दफना दिए। ओके, यही होता था। चलो इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र देखते हैं। अपन कब्र में घूम रहे हैं, अभी कब्र में ही घूमना है आराम से, कि देखते हैं कि आखिर इंसान सब इतना डेवलप कैसे हुआ, आखिर कहाँ से इतनी रिकॉर्ड्स आई है। तो कितनी इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री। थोड़ा पेशेंस फुल रहो और अच्छे से पढ़ो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। रीड करो, सबसे इम्पोर्टेंट है रीडिंग। अगर रीडिंग दोगे ना तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। एक बार नहीं, एक बुक को कम से कम 3-4 बार 5 बार पढ़ोगे तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक, चलो नेक्स्ट, इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र देखते हैं। मानचित्र 2 पृष्ठ 13, पेज नंबर 13 पे बताया जा रहा है। तभी तो 41 में है। इनाम गांव को खोजो, मैं दिखाई थी ना, पुराने चैप्टर में पढ़ाई हूँ। आप जाओ उस वीडियो पे जाओ और आपको दिख जाएगी। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। मतलब यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे, तो यानी कि एक नदी है भीमा, किसी की सहायक नदी है, तो घोड़ के किनारे एक जगह है, यानी कोई जगह होगा, घोड़ होगा, उसी के किनारे। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। मतलब इस जगह पर कब, 3600 यानी कि 3600 to 2700 ईयर पहले से लोग वहाँ
रहते थे। यह वेस्ट लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। ओह माय गॉड, यह वेस्ट लोगों को कितना गड्ढे पर सीधा 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 लिटा कर, आई थिंक अभी ऐसे ही होता ना, सीधा लिटा करके दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर रहता था, यानी कि हमारा डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन देखो कि ये है, रुको, ये देखो, ठीक, क्या बोला जा रहा है, ये मान के चलो ये डायरेक्शन है। इसमें देखो कि सिर कहाँ रहता था, खोपड़ी जो रहता था, ये ले लो, ये खोपड़ी का है उत्तर के तरफ, ये मान के चलो ये सड़ है। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था, और कई बार कितना बार होता था, घर के मतलब घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। होगा कोई आगे में द्वार वगैरह जो भी हो, तो उसमें दफना दिया जाता था। कई बार घर के अंदर दफना दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे। यानी कि कई बार क्या होता था ना, कुछ का कुछ सामान, खाने पीने का भी कुछ सामान, बर्तन सर्तन जो भी हो, उनके सबके पास मतलब साथ में ही दफना दिए जाते थे। एक आदमी को पाँच कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया है। भाई साहब, एक आदमी के 5 कमरों वाले मकान के आंगन में, तो एक आदमी का बहुत बड़ा घर होगा, ऐसे करके बीच में आंगन होगा, तो इधर रूम होगा, इधर रूम होगा, मतलब 5 कमरा समरा जो भी होगा। बीच में क्या है, ये दूसरा कलर लेती हूँ, यहाँ पे आंगन है। 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया है। मिट्टी का कोई संदूक होगा इसी आंगन में, इस मिट्टी का कोई संदूक होगा, तो इसी आंगन में ऐसे करके दफना दिया गया था। किसके अंदर, संदूक के अंदर, ठीक। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। यानी कि उस गांव में जो सबसे बड़ा घर था ना, उसमें से ये एक था। इस घर में एक अनाज के गोदाम भी थे, सबके पैर मुड़े हुए थे। इस घर में एक अनाज का क्या था, गोदाम भी था, और सबके जो पैर थे ना, वो क्या थे, मुड़े हुए थे। मतलब कह रहा है, क्या तुम्हें लगता है या किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। अब सोचो कि किसका शव होगा, है ना। चलो, क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। तो हम लोगों ने इतना सारा चीज़ पढ़ा कि ऐसे सब था, नॉर्थ साइड मतलब उत्तर साइड उसका सर रखा था। आखिर बताता क्या है, कहना क्या चाह रहा है कि छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई फर्क नहीं होता। समझ आ रहा है? आप बच्चे के सबको पहचान लोगे, उसके कंकाल को पहचान लोगे, लेकिन ये लड़का है या लड़की वो तो नहीं पहचान पाओगे ना। वही लिखा है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते कि कंकाल किसी पुरुष का था और या स्त्री का? अब बताओ, थोड़ा डिफिकल्ट है। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। अब देखो, अब उसका कुछ मेकअप का सामान होगा लड़की का, है ना, उसके आईने होंगे या कुछ होंगे, तो उससे कब उस कंकाल से ये पता लगेगा कि वो महिला का था। और पुरुष का होगा तो हथियार मिलेंगे, यही सब चीज़। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते, देखो गहने मिलते, तो कई बार उस महिलाओं का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब बस महिला ही, लेकिन ऐसा मैक्सिमम होता है कि महिला ही पहनती, तो जिसके कारण से पता लगता है चलो ये महिला का है। लेकिन इसके बीच कुछ समस्या भी कि कभी कभी सोचते हैं कि पुरुष भी पहनते थे, थोड़ा कंफ्यूजन है। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी, तो क्या लिखा है, उसकी हिस्ट्री को जांच की है, स्त्रियों को, ठीक। चूंकि महिलाएं बच्चे को जन्म देती है, इसलिए उनका
कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। ये अध्ययन पर आधारित है, क्या है नहीं है, अब कैसे पहचानिए स्त्री पुरुष है, मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब महिला का आभूषण ही देखो, अब पुरुष भी पहनते तो कंफ्यूजन हो सकता है। अब इतना पुराना कंकाल है, अब बहुत मुश्किल है, और इतने बड़े बड़े मतलब लोग हैं समझने के लिए, जो उन्होंने इतना स्टडी करके बुक्स में उन्होंने प्रिंट करके अपने को समझा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ना। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 स्त्रियां होती है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 स्त्रियों की काफ़ी ज़्यादा। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, स्त्रियों के जोड़े और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई है। वो हड्डी उड्डी के बारे में उन्होंने बताया है। कितना? 360। कितना? मनुष्य में 360, उसके बाद 206 हो जाते हैं। ठीक। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों के गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियां पर काटने का निशान यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खड़गा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बड़े आंवले, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भड़ियां एकत्र की जाती थी। यही सब मिला है। अब देखो अन्यत्र कुछ अलग से दिया रहता है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। एटलस में चीन को देखो, एटलस में जाओ, चीन को देखो, इंडिया के ऊपर होगा चाइना। लगभग 3500 साल पहले हमने यहाँ के लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। लेखन कला है, लिखने की कला। यह जानवरों की हड्डियां पर लिखा गया था। ओह माय गॉड। यह भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है। बताओ, क्योंकि यह मान्यता थी कि वे भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसल अच्छी होगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? या फिर हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों के बड़े ध्यान बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी कि भविष्यवक्ता कभी कभी गलत भी करते थे। यह राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। ये राजा शहरों में क्या कहते थे? महल बना के रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। अब देखो इम्पोर्टेंट टर्म क्या क्या है, जैसे कि हाँ उपयोगी शब्द, इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड सब है, एक है वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल, लोहा। अब है कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। वेदों की रचना प्रारंभ कब? 3500 साल पहले, अभी पढ़ा था ना। महापाषाण का निर्माण की शुरुआत कब हुई थी? 300 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास कब हुआ? 3600 से 2700 साल पहले। चरक लगभग 2000 साल पहले। चलो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, और तो कुछ है नहीं। कुछ आप आराम से रीड करो, सारी चीज़ें याद हो जाएगी। और फिर जब हमारा ये सेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं इसका शॉर्ट जो होता है ना, एकदम शॉर्ट नोट्स, खुद से बना हुआ हैंड रिटन नोट्स, वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। और बाकी टेलीग्राम पे जाओ, सारे चीज़ अवेलेबल है वहाँ पे। ठीक, सारी चीज़ अवेलेबल है। जितने भी नोट्स चाहिए, जो मैं यूट्यूब पे डाल रही हूँ, वो सारे टेलीग्राम पे है। चलो बाय बाय, थैंक यू गाइस, सबको थैंक यू, खुश रहो। चलो बाय।